वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद रखने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 594 किलोमीटर लंबे और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के करीब से शुरू होकर प्रयागराज के जोधापुर दांडू गांव तक पहुंचेगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और अमरोहा से गुजरेगा। वहीं ये एक्सप्रेसवे प्रतापगढ़ से होते हुए संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली से होता हुआ प्रयागराज पहुंचेगा। वाज़ेह है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में तकरीबन 3.5 किलोमीटर तवील फिजाई पट्टी बनाई जाएगी। ये फिजाई पट्टी फिजाइये के तैयारों को हंगामी तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करेगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के साथ एक सनती कॉरिडोर बनाने की भी तजवीज है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मौसम का पारा गिर रहा है, दूसरी जानिब इंतखाबी पारा है कि रोज बरोज हर गुजरते दिन के साथ चढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में तमाम पार्टियों के लीडर अपने कारकुनों में जोश खरोश पैदा करने के लिए रैलियां कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपने वोटरों को राग़िब करने के लिए पद यात्रा शुरू कर दी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज अमेठी के जगदीशपुर से हरिमू गांव तक 6 किलोमीटर पैदल मार्च करेंगे। वाज़ेह है कि आज सुबह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। और सीधे रुख करेंगे अमेठी का। हमारे साथ मौजूद है पप्पू पांडे। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज का ये दौरा राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का काफी अहम माना जा रहा है और इसको लेकर खासी तैयारियां भी की गई हैं। यानी कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस के जो कारकुन हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जान फूंकने की कोशिश। जी बिल्कुल हिना, आपको बता दें जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ आज अमेठी पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी तकरीबन 2.5 साल बाद अमेठी आ रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, इसके साथ साथ तमाम अगल बगल जिलों के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अमेठी पहुंच रहे हैं। और इस कार्यक्रम को कांग्रेस ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने की कवायद में जुटी हुई है। वो लम्हा, वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार था। उनका नेता जो राहुल गांधी हैं वो अमेठी पहुंच रहे हैं और उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे के आसपास जगदीशपुर रामलीला मैदान पहुंचेंगे और जगदीशपुर रामलीला मैदान से राहुल गांधी हारीमऊ तक करीब 6 किलोमीटर लंबी एक पदयात्रा में शामिल होंगे, जिसमें हजारों लोग जो है उस पदयात्रा में शामिल होंगे। और पदयात्रा का जो लक्ष्य रखा गया है, भाजपा भगाओ, महंगाई हटाओ के नारों के साथ सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक अलग संदेश देने की कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हारे थे, उसके बाद राहुल गांधी सिर्फ एक बार अमेठी आए थे, आज दूसरी बार अमेठी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गांधी परिवार के प्रति प्रेम है, उसको लेकर के भी आज अमेठी की जनता सड़कों पर उतर रही है और अपने तो बहरहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस दौरे पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। अब यूपी में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। यूपी के गाजियाबाद में 2 मरीजों की तस्दीक हुई है। इसके बाद मुल्क में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 113 हो गई है। बताया जा रहा है कि इसकी मुंतकली की रफ्तार डेल्टा से कई गुना ज्यादा है। मुल्क में तीसरी लहर के खौफ के दरमियान हुकूमतें भी अब सख्त फैसले ले रही हैं। वाज़ेह रहे कि भारत में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन की आमद हुई थी। 15 दिन के बाद केसेस 1 से 111 तक पहुंच गए हैं। पहला मामला कर्नाटक में सामने आया था, लेकिन अब महाराष्ट्र एक बार फिर ओमिक्रॉन के मामले में भी सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत बन गया है। अब तक 40 मामलों की यहां तस्दीक हुई है। दिल्ली में 22 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज की क्या ताजा तफसीलात? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली में ओमिक्रॉन के जो मामले हैं अभी तक जो है 22 हैं
इसमें से जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि 10 लोग ठीक होकर के चले गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी तक इस ओमिक्रॉन से जो है किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन ये तेज़ी से फैल रहा है। इसको लेकर सरकार चिंतित है और सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि पहले की तरह से आप लोग एक्टिव हो जाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए और 2 फीट की जो दूरी है, 2 गज की जो दूरी है उसको आप लोग बना करके रखिए, क्योंकि ये बीमारी जो है तेज़ी से फैल रही है। ये नया वेरिएंट जो आया है यह लोगों को तेज़ी से अपने चपेटे में ले रहा है। इसको लेकर सरकार की तरफ से जागरूकता फैलाई जा रही है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। अभी तक दिल्ली में तो 22 है, लेकिन देखा जाए तो पूरे देश भर में 11 राज्यों में 111 मामले आए हैं। यहाँ दिल्ली NCR में बढ़ रहे हैं मामले, गाजियाबाद में भी मामले मिले हैं। तो यह एक चिंताजनक है। इसको लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। जी राजीव, तो बहुत ज़रूरी है एहतियात बरतना और लगातार यही अपील हम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। उधर यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात के मद्देनजर हिंदुस्तान में कई खदशात पाए जा रहे हैं। शोबा सेहत से मुतालिक नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि बरतानिया का तकाबुल अगर हिंदुस्तान की आबादी से किया जाए तो हिंदुस्तान में रोजाना 14 लाख ओमिक्रॉन के मामलात का अंदेशा पाया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस ताल्लुक से अभी कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। डॉक्टर VK पॉल ने वजारत सेहत के दफ्तर से मीडिया से खिताब करते हुए ये बातें कहीं। अगर जो केसेस कल यूके में हुए 80,000 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड। ओमिक्रॉन के वसी होते दायरे को देखते हुए नेपाल हुकूमत एहतियाती इक़दाम इख्तियार कर रही है। नेपाल हुकूमत ने 67 ममालिक से दरख्वास्त की है कि नेपाल का सफ़र करने वाले मुसाफिर 7 रोज़ तक अपने ज़ाती अखराजात पर होटल में क्वारंटीन रहें। 7 दिन के बाद कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अगर मनफी आती है तो होम क्वारंटीन का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूरत में आइसोलेशन सेंटर या फिर किसी अस्पताल से रुजू होने की हिदायत दी गई है। यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात को देखते हुए नेपाल हुकूमत ने अपने मुल्क के शहरियों की हिफाजत के लिए ये ऐलान किया। मरकजी हुकूमत लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी कर रही है। हुकूमत अगले हफ्ते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इससे मुताल्लिक बिल भी पेश कर सकती है। बिल की मंजूरी से पहले ही इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जब एक लड़की 18 साल में वोट दे सकती है तो वो अपना साथी क्यों नहीं चुन सकती। ओवैसी का कहना है कि आप हुकूमत हैं, मोहल्ले के चचा या अंकल नहीं कि आप फैसला करेंगे कि किसकी शादी कब होगी और लोगों को क्या खाना चाहिए। देखिए, इसलिए सही नहीं है क्योंकि अंग्रेजी का एक वर्ड है पैटर्नलिज्म। ये सरकार वही कर रही है। आप सरकार हैं, आप कोई महल्ले के चाचा या अंकल नहीं है कि कौन कब शादी करेगा, किससे करेगा, क्या खाएगा, किसकी इबादत करेगा। यह काम आपका नहीं है। आप 18 साल की उम्र में कानून के लिहाज से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते, आप बिजनेस शुरू कर सकते, आप वोट डाल सकते। आप वोट जब डालते हैं तो आपको ये इख्तियार है कि आप किसको प्रधानमंत्री पसंद करेंगे, किसको सांसद बनाएंगे, किसको विधायक बनाएंगे। जब ये इख्तियार एक 18 साल के भारत के नागरिक को दिया जा रहा है तो वो अपना पार्टनर चूज कैसे नहीं करेगा। कानूनन आप इजाजत भी दे रहे हैं कि भाई आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रहिए। अब अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप करना चाहते तो उसकी भी इजाजत आपको मिल रही है।
आप फिर क्या कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं 21 साल? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो जो मर्दों को 21 साल की एज है उसको घटाकर 18 साल कर दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 18 हो या 21 साल के लड़कियों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या किया? भाई अगर आप इनका रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो महिलाओं का जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, जो 2005 में 26% था, वो 2020 में 16% हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बड़ा इनका प्रोग्राम है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 446 करोड़ जो बजट था उसमें 79 करोड़ तो आपने खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो, यूएस में बात स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर 14 साल में शादी की इजाजत दी गई, और आप यूके और कनाडा जाइए 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 के दरमियान में रहे तो अगर माँ बाप इजाजत देते हैं तो शादी होगी। तो वहां पर इन तमाम कंट्रीज ने महिलाओं को इतना उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव किया, तो उनको इख्तियार है अपनी चॉइस को इस्तेमाल करने का। इसी के साथ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हैदराबाद के इलाके गचीबावली में पेश आए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। एक तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के बायस ये हादसा पेश आया। कार में 3 जूनियर आर्टिस्ट और एक बैंक मुलाजिम समेत 4 अफराद सफर कर रहे थे। लापरवाही के साथ गाड़ी चलाने के नतीजे में कार डिवाइडर से जा टकराई। 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि एक जूनियर आर्टिस्ट शदीद जख्मी हो गया है, जिसको अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। कानपुर की अदालत ने बार एसोसिएशन के इलेक्शन की मनसूखी के ऐलान के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। बार एसोसिएशन के इंतखाबात की मनसूखी के ऐलान के बाद नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में 2 वकील शदीद तौर पर जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को हॉलिट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गौतम दत्त नामी वकील के पेट में गोली लगी है। जख्मों की ताब न लाकर इलाज के दौरान गौतम दत्त की मौत हो गई। दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं। कोरोना ज़ाब्तों और आलूदगी के हवाले से गाइडलाइन पर अमल कराया जा रहा है। दर्जा 6 से 12 तक के बच्चों को स्कूल आने की इजाजत मिली है। जूनियर क्लासेस के लिए अभी किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सर्दी आने से कबल ही स्कूल खोले जाने थे, लेकिन कोरोना और फिर फिजाई आलूदगी के सबब स्कूलों को खोला नहीं जा सका। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी रचना उपाध्याय। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आज से स्कूलों को खोलने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं शुरू हो रही है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से स्कूल बंद हुए थे और उसके बाद जो पेरेंट्स है वो इंतजार कर रहे थे कि स्कूल कब खुलेंगे, दिल्ली सरकार ने कल आदेश जारी किया था कि जो 6वीं क्लास तक के स्कूल है वो आज से खोल दिए जाएंगे। 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल 27 दिसंबर से खोलने की बात कही जा रही है। लेकिन ये ना, आपको यहाँ ये बता दूं मैं कि जो निजी स्कूल हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने आदेश जारी करने के बाद ये फैसला लिया है कि 20 दिसंबर से दिल्ली में स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, एयर पोल्यूशन का लेवल जो हाई होता जा रहा था, ऐसे में एक आयोग बनाया गया था और आयोग की मंजूरी के बाद ही ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है उसने इजाजत दे दी है कि दिल्ली में स्कूल खोले जा सकते हैं, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया है। जी रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। सर्दी के साथ साथ धुंध का असर भी राजधानी दिल्ली में साफ नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक दिसंबर के पहले 15 दिनों का मौसम इस बार 6 साल में सबसे ज्यादा सर्द रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में हवा का मेयार भी खराब है। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 दर्ज किया गया और ऐसे में दिल्ली की हवा का मेयार अब भी बहुत खराब है, जिसे रेड जोन में शुमार किया गया है। मध्य प्रदेश के पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए लगाने के बाद एमपी में सियासत तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद जहां कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान तेज हो गया है, वहीं इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद आज 12 बजे अहम मीटिंग तलब की है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत इंतखाबात में ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को जनरल कैटेगरी में तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश के पंचायत इंतखाबात में हदबंदी, रिजर्वेशन, रोटेशन को लेकर जया ठाकुर और सैयद जाफर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक अहम मीटिंग भी तलब की है, क्या कुछ इसमें होने की तवक्को है ना? इसकी वजह यह है कि पंचायत इंतखाबात जिसका ऐलान स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 दिसंबर को किया गया था, उसमें हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन को लेकर पहले हाईकोर्ट में जो है अर्जी दायर की गई थी और हाईकोर्ट के जरिए 9 दिसंबर को जब अर्जी को जो है खारिज किया गया और इलेक्शन पर रोक लगाने से मना किया गया, तो जया ठाकुर सैयद जाफर के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाअत करते हुए जिस तरह से महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगाई, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी रोक लगाने के काम जारी किया। और रोक लगाने के बाद बड़ी सियासतें शुरू की, क्योंकि हुकूमत के जरिए 2014 के हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन की बुनियाद पर इलेक्शन करवाने का जो है सर्कुलर जारी किया गया था, उस पर रोक लगी है, क्योंकि जो है हुकूमत ने यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन की बुनियाद पर इंतखाबात को तय किया था। यहाँ पर जो ओबीसी रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन जो 14% से लेकर 27% किया गया था, उसका मामला अभी तक जो है मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट में जेर समाअत है, उसका कोई फैसला नहीं है। अब यहाँ पे जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन की सीटें उसको जनरल कैटेगरी में किया जाए। 12 बजे की मीटिंग में इलेक्शन कमीशन क्या तय करता है उस पर सबकी नजर लगी हुई है। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। पुरानी बीमारियों और बीमारियों का जड़ से इलाज करने के मामले में यूनानी तरीक़े इलाज एक बहुत ही जदीद तरीका समझा जाता है, लेकिन फिलहाल इसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं या लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कानपुर के नबील निज़ाम ने BUMS की तालीम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। नबील का कहना यही है कि मौजूदा हुकूमत को यूनानी तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देना चाहिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।